फाइनली काफी लोगों को आखिरी में जाके पता चलता है कि वो एलिजिबल ही नहीं है जेईई मेंस देने के लिए। बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन कैसे होता है, अभी जाके आप जेईई एडवांस का जो है एग्जाम दे सकते हैं। या A1, दिस इज परफॉर्मेंस इन जेईई मेंस 2025। तो दोस्तों दूसरा क्राइटेरिया है जिसे क्राइटेरिया A2 भी कहा जाता है। दिस इज ऑन एज लिमिट। थर्ड क्राइटेरिया इज क्राइटेरिया A3। यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। करते हैं चौथे क्राइटेरिया की। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। काफी सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होता है। जो आपकी क्लास 12th में आपने अपीयर हुए थे या किसी भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में आपने डिप्लोमा वगैरह किया है तो उसमें अपीयर हुए थे, तो वहां पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि आपने 12th क्लास कब कंप्लीट की थी। इस क्राइटेरिया का दिस इज अर्लियर एडमिशंस इन IITs। अगर आपका पहले से ही IIT में एडमिशन हो चुका है। दोस्तों IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने का बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है और इस सपने को लेके वो काफी प्रिपरेशन करते हैं, काफी कोचिंग भी लेते हैं, लेकिन फाइनली काफी लोगों को आखिरी में जाके पता चलता है कि वो एलिजिबल ही नहीं है जेईई मेंस देने के लिए। इस वजह से दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जेईई एडवांस, जिसके थ्रू आपका IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन कैसे होता है, इसी एग्जामिनेशन के रिजल्ट को कंसिडर करके होता है। ठीक है, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, अगर आपका सपना भी IIT में पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप जनरली भी जानना चाहते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्लॉजेस होते हैं, कौन एलिजिबल होता है IIT में एडमिशन लेने के लिए, जो एग्जाम होता है जेईई एडवांस जिसमें रैंक आपको हासिल करनी है, उस एग्जाम में बैठने की एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव होगा दोस्तों, और उम्मीद करता हूं इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जेईई एडवांस को लेके क्या है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको जेईई एडवांस एग्जाम देके IIT में एडमिशन्स लेना है दोस्तों, तो पहली बात तो ये यहाँ पे 5 क्राइटेरिया हैं जिसको आपको फुलफिल करना ही होगा। आप चाहें या ना चाहें, ये 5 क्राइटेरिया में अगर आप फुलफिल करते हैं, फिट बैठते हैं, तभी जाके आप जेईई एडवांस का जो है एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया के आगे लिखा हुआ है A1 यानी क्राइटेरिया A1, क्राइटेरिया A2, A3। इसी सेम नॉमेनक्लेचर को जो है आपकी NTA भी फॉलो करती है, इसीलिए हमने भी कोई नया नॉमेनक्लेचर नहीं बनाया है, सेम नॉमेनक्लेचर को हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पहले क्राइटेरिया का, दैट इज क्राइटेरिया A1। दिस इज परफॉर्मेंस इन जेईई मेंस 2025। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि जेईई के ही ये 2 एग्जाम होते हैं, जहां पे पहले आप मेंस को देते हो और फिर एडवांस को देते हो। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को इस क्राइटेरिया के बारे में तो पता ही होगा कि जेईई मेंस से बहुत अच्छा स्कोर होगा, तभी जाके आप जेईई एडवांस को दे सकते हो। ठीक है, तो स्कोर कितना होगा, कितनी आपकी रैंक आनी चाहिए, ये सारे सवाल आपके भी माइंड में दोस्तों आते होंगे। उम्मीद करूंगा इस वीडियो के बाद ऐसा कोई भी सवाल आपके माइंड में नहीं आएगा, क्योंकि सारे सवालों के जवाब हम लोग दे चुके होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट शुड बी अमॉन्ग द टॉप 2,50,000 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। ठीक है, सभी कैटेगरीज के अगर आप कैंडिडेट्स मिलाओगे, यानी टॉप कैटेगरी हर एक कैटेगरी की देखी जाती है, डिटेल में बताऊंगा अभी आगे किस कैटेगरी से कितने रैंक आपको होनी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज की रैंक मिला के 2.5 लाख ऐसे टॉप के कैंडिडेट्स होते हैं जो जेईई मेंस के एग्जाम से पिकअप किए जाते हैं और जिन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो जेईई एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये परंपरा बहुत टाइम से चलती आ रही है और अभी भी ये क्राइटेरिया है। यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ द कैंडिडेट्स टू बी शॉर्टलिस्टेड अलग अलग डिफाइंड है। ठीक है, क्या परसेंटेज ऑफ शॉर्टलिस्टिंग होगी अलग अलग कैटेगरीज से। पहली है दोस्तों जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप जनरल से हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी EWS कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पे 10% आपको रिजर्वेशन मिलती है, यानी 10% सीट्स जो हैं यहाँ पे इनके लिए रिजर्व्ड होती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं अदर बैकवर्ड क्लास OBC नॉन क्रीमी रेयर NCL कैटेगरी से। यहाँ पे 27% रिजर्वेशन है, जैसा कि काफी टाइम से भी चलता है। 27% सीट्स यहाँ पे इन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होती है। आगे है दोस्तों SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट।
शेड्यूल कास्ट के लिए 15% यहाँ पे रिजर्वेशन रहती है और यहाँ पे इनकी कैटेगरी से भी कैंडिडेट जो है 15% लिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। एसटी कैटेगरी से 7.5% कैंडिडेट्स को यहाँ पे लिया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 2.5 लाख के आसपास सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे जिनको पिकअप किया जाएगा जेईई मेंस के रिजल्ट को देखते हुए, और उन्हें ही मौका मिलता है जेईई एडवांस का पेपर देने का। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया आपको 10%, 27%, 15% और 7.5% अलग अलग कैटेगरीज का, दिस इज फॉर दैट 2.5 लाख सीट्स। ओके, तो जो 2.5 लाख की अलग अलग सीट्स यहाँ पे हैं जो एलिजिबल होते हैं जेईई एडवांस देने के लिए, वहां पे इतने इतने परसेंटेज की सीट्स यहाँ पे रिजर्व होती हैं। एंड फाइनली दोस्तों सबसे ज्यादा यानी बची हुई 40.5% होती हैं ओपन फॉर ऑल, यानी बची हुई जितनी भी कैटेगरीज हैं या आप कह सकते हो बचे हुए जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो किसी और कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो ओपन कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए यहाँ पे 40.5 सीट्स जो है रिजर्व्ड होती है। इनफैक्ट ये 50.5 था अर्लियर, जो है 49.5 रिजर्वेशन के लिए और 50.5 जो है अनरिजर्व्ड के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जनरल के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की भी 10% यहाँ पे ऐड किया गया कुछ सालों पहले, जिस वजह से जो ओपन है, जहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं सिर्फ ओपन कैटेगरी से, वो 40.5% बनता है। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा क्या है, 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिला हुआ है पीडब्ल्यूडी, जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनको मिला हुआ है हर एक कैटेगरी में 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। नंबर ऑफ टॉप कैंडिडेट्स कितने लिए जाएंगे वो बताता हूं ताकि आपको क्लियर कट आइडिया लग जाए किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पे लिया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी कैटेगरी से और धीरे धीरे बात करेंगे लास्ट में सबसे कम सीट्स जिनके लिए है। यहाँ पे ओपन कैटेगरी के लिए पास ही ऑब्वियसली सबसे ज्यादा सीट्स है। ओपन कैटेगरी से दोस्तों 1,01,250 यानी 1,01,250 सीट्स हैं जिनको सिलेक्ट किया जाएगा, और वो फाइनली क्या है, आगे चल के जेईई एडवांस के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया हुआ है, यानी हर कैटेगरी से रिजर्वेशन दिया गया है। तो जो 1,01,250 सीट्स हैं इनमें से 96,187 ओपन कैटेगरी के लिए है और 5,063 ओपन में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं जनरल से ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे 25,000 सीट्स हैं, यानी जो 2.5 लाख अलग अलग कैंडिडेट्स लिए जा रहे हैं, वहां पे 25,000 सीट्स हैं वो जनरल की ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे रिजर्व्ड है। ठीक है, इसमें भी जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूडी के लिए, तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए टू बी वेरी स्पेसिफिक 23,750 सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड है, और जनरल ईडब्ल्यूएस में पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है 1,250 सीट्स, यानी 1,250 सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड है। और दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी रेयर कैटेगरी की, जहाँ पे 27% रिजर्वेशन है। उसमें दोस्तों 67,500 सीट्स यहाँ पे बनती हैं, जिनमें से ओबीसी एनसीएल के लिए 64,125 सीट्स रिजर्व्ड है, और ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3,375 सीट्स रिजर्व्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट की एससी कैटेगरी से। एससी कैटेगरी में दोस्तों 37,500 सीट्स रिजर्व्ड है, जो 15% काउंट होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एससी, टू बी वेरी स्पेसिफिक, शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें तो 35,625 सीट्स आर रिजर्व्ड, जबकि एससी पीडब्ल्यूडी 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो मिलता है एससी में, दैट इज 1,875 1875 सीट्स यहाँ पे इनके लिए भी रिजर्व्ड है। और फाइनली दोस्तों एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी विच हैव अ रिजर्वेशन ऑफ 7.5%, उनके लिए दोस्तों यहाँ पे 18,750 18,750 सीट्स आर रिजर्व्ड, जिनमें से एसटी के लिए 17,812 सीट्स आर रिजर्व्ड, वेयरएज एसटी पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप के लिए 938 सीट्स आर रिजर्व्ड। ठीक है, हर कैटेगरी से कितनी सीट्स हैं ये मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि टॉप कैंडिडेट्स हर कैटेगरी से कितने लिए जाते हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए कितने लिए जाते हैं, उस XYZ कैटेगरी के लिए कितने लिए जाते हैं जो एलिजिबल होते हैं जेईई एडवांस का एग्जाम देने में। ठीक है, अब दोस्तों जो टोटल सीट्स है जो मैंने आपको बताया 2.5 लाख है, ये 2.5 लाख से कभी कभार थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता है। रीजन बीइंग कई सारी रैंक्स में टाई होता है और एक से ज्यादा कैंडिडेट वहां पे होते हैं, जिस सिचुएशन में टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया को यूज किया जाता है ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद भी कुछ सीट्स हैं जो 2.5 लाख से ऊपर चली जाती है।
ठीक है। बट टोटली 2.5 लाख कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए आगे जाते हैं और जेई एडवांस के एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। ये तो दोस्तों क्राइटेरिया A1 फर्स्ट क्राइटेरिया टू अपियर इन जेई एडवांस। अब आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं बचे हुए क्राइटेरियाज की। सिर्फ इस एक क्राइटेरिया के बारे में स्टूडेंट्स को ज्यादातर पता होता है, बाकी बचे हुए जो 4 क्राइटेरिया हैं उनके बारे में नहीं पता होता है, इसीलिए इस वीडियो को अब जरा प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों जो दूसरा क्राइटेरिया है जिसे क्राइटेरिया A2 भी कहा जाता है, दिस इज ऑन एज लिमिट। आपकी जो एज लिमिट है उसके ऊपर भी यहाँ पे कंडीशंस हैं। यू शुड बी बोर्न ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2000, यानी 1 अक्टूबर 2000 के बाद आपका जन्म होना चाहिए। आपकी जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, वो 1 अक्टूबर 2000 के बाद होनी चाहिए, ठीक है। उसी सिचुएशन में आप जेई एडवांस ऑफ 2025 दे सकते हो। तो भी दोस्तों जो SC, ST और PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, यानी अगर आप 5 ईयर इसमें जोड़ दो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 अक्टूबर 1995 के बाद होनी चाहिए, तभी आप जो है इस एग्जाम को दे सकते हो जो जेई एडवांस 2025 कहलाएगा। ये था दोस्तों दूसरा क्राइटेरिया। अब बात करते हैं तीसरे क्राइटेरिया की। थर्ड क्राइटेरिया इस क्राइटेरिया A3। यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया गया है कि आप कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकते हो। तो दोस्तों यू कैन गिव मैक्सिमम 2 टाइम्स, यू कैन गिव दिस एग्जाम मैक्सिमम 2 टाइम्स इन 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, ठीक है। यानी लगातार, मतलब आपने पिछले साल भी इस एग्जाम को दिया होगा तो इस साल दे सकते हो, लेकिन पिछले साल उससे पिछले साल भी दिया हुआ है, लगातार 2 साल आप ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इस साल आप उसको देने में एलिजिबल नहीं। इसका मतलब आपने जेई एडवांस 2024 में दिया हुआ है, ठीक है, और जेई एडवांस 2025 में देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हो। लेकिन अगर आपने 2023 में भी दिया था, 2024 में भी दिया था और आप 2025 में भी देना चाहते हो तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज थर्ड कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट व्हिच विल बी इनवैलिड। So this criteria tells that number of attempts are only 2 on 2 consecutive years, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं चौथे क्राइटेरिया की। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। काफी सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होता है। जो आपकी क्लास 12th में आपने अपियर हुए थे या किसी भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में आपने डिप्लोमा वगैरह किया है तो उसमें अपियर हुए थे, तो वहां पे दोस्तों आपको फर्स्ट टाइम इन योर क्लास 12th और इक्विवेलेंट शुड बी अपियर्ड इन 2024 और इन 2025। कभी कभार स्टूडेंट्स क्या होता है 2023 में 12th क्लास करते हैं, फिर एक साल ड्रॉप ले लेते हैं और 23 में तो उन्होंने नहीं दिया होता है, 24 में भी नहीं दिया होता है और 2025 में देंगे, जेई एडवांस फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। तो उस सिचुएशन में इन्होंने 12th क्लास में भी क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि आपने 12th क्लास कब कंप्लीट की थी। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 12th क्लास या इक्विवेलेंट क्लास आपने कंप्लीट किया होगा फर्स्ट टाइम इन 2024 या 2025, उस सिचुएशन में ही आप 2025 में जेई एडवांस को दे सकते हो, वरना आप इसमें देने के लिए एलिजिबल नहीं है। अभी इस हिसाब से तो क्या है 2023 वाले इसमें इनएलिजिबल होंगे। लेकिन क्या होता है कभी कभार जो बोर्ड होता है वो रिजल्ट को डिक्लेयर करने में डिले कर देता है थोड़ा बहुत, तो उसमें कुछ कंसेशन यहाँ पे दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा प्लीज ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आपका रिजल्ट बोर्ड ने डिक्लेयर किया है 2022 और 23 का, जो आपके 12th क्लास का सेशन था 2022-2023, उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है आफ्टर जून 28, 2023, यानी 2023 के 28 जून के बाद रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया है, तो कैंडिडेट जेई एडवांस 2025 देने के लिए एलिजिबल है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, 2023 में अगर आपने 12th क्लास की है तो वैसे आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन उसमें आपकी गलती नहीं थी, बोर्ड ने ही, आप जिस रिस्पेक्टिव बोर्ड से आए थे उसमें रिजल्ट को डिक्लेयर करने में, यानी 2023 का जो रिजल्ट था जनरली मई आ जाता है रिजल्ट, आपको पता है, लेकिन यहाँ पे जून 28 तक भी रिजल्ट नहीं आया था, उसके बाद किया था, तो आप जेई एडवांस 2025 दे सकते हो। रीजन बीइंग उसमें आपकी गलती नहीं कंसिडर की जाएगी, वो बोर्ड की मिस्टेक होती है जिस वजह से आप इनएलिजिबल हो चुके हो 2023 के लिए। तो आपको 2 अटेम्प्ट तो मिलते हैं, तो 2024 का मिला होगा तो 2025 का भी मिलेगा, ठीक है। इस हिसाब से भी आप यहाँ पे एलिजिबल होगे, वरना किसी और क्राइटेरिया में ऑब्वियसली अगर आपने जो है जून 28 से पहले ही आपके बोर्ड ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था, उस सिचुएशन में आप एलिजिबल नहीं, ठीक है। आई होप दोस्तों इस क्राइटेरिया को भी आप क्लियरली समझ चुके हो। अब बात करते हैं दोस्तों 5वें और लास्ट क्राइटेरिया का। दिस इज अर्लियर एडमिशंस इन IITs। अगर आपका पहले से ही IIT में एडमिशन हो चुका है, जैसे कि जनरली कैंडिडेट क्या करते हैं सिविल सर्विसेज में IPS का कैडर मिलने के बाद सोचते हैं अब मैं जो है IAS लूंगा और फिर से IPS के थ्रू ही एग्जाम देते रहते हैं। ऐसे ही काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोअर IIT में एडमिटेड होते हैं, ठीक है, किसी नए IIT में एडमिशन उन्हें मिल चुका होता है, लेकिन वो अच्छे इंप्रूवमेंट के लिए दोबारा एक और IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों यू आर इनएलिजिबल,
ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को प्लीज जरा ध्यान से सुनना। 2024 में जो जोशा की काउंसलिंग हुई थी उसमें आपको किसी आईआईटी में सीट एडमिटेड है, अलॉटेड नहीं कह रहा हूं मैं, अलॉट करने के बाद आपने एप्लीकेशन लिया, कंफर्म कर दिया, सीट को एडमिट किया, सो इफ यू आर एडमिटेड इन एनी ऑफ द आईआईटी देन यू आर नॉट एलिजिबल दिस ईयर। इसका मतलब पिछले साल अगर किसी आईआईटी में आप एडमिट हो चुके हो तो अब आप इस साल जे एडवांस देने के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। कैंडिडेट्स हुज एडमिशंस इन आईआईटीज आर कैंसल्ड, अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो गया है ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारण से आपका एडमिशन कैंसिल हो गया है आफ्टर ज्वाइनिंग एनी आईआईटी, आईआईटी में ज्वाइन करने के बाद आपका एडमिशन किसी कारणवश जो है कैंसिल हो गया है, आपने ड्रॉप कर लिया है, ड्रॉप आउट हो गए या कोई और रीजन की वजह से मेल प्रैक्टिसेस आपने की थी जिस वजह से आपको निकाल दिया, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है जिस वजह से आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो चुका है, उस सिचुएशन में भी आप एलिजिबल नहीं हो जेईई एडवांस में अपीयर होने के लिए। दोस्तों दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिकॉज स्टूडेंट्स डोंट नो कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू अपीयर इन जेईई एडवांस। बाद में जब आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है, आपने मेहनत भी की हुई होती है, आपको अच्छी रैंक भी मिल जाती है, उसके बाद भी आपको सीट नहीं मिलती है, आपको एडमिशन नहीं दिया जाता है बिकॉज यू आर एक्चुअली नॉट एलिजिबल। इसलिए प्लीज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैव मेड डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस। आई होप दोस्तों इससे आपको पता चल गया होगा कि जेईई एडवांस में अपीयर होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 2025 में अगर आपको अपीयर होना है। तो मोटे मोटे तौर पे फिर से बता देता हूँ। पहला तो है जेईई एडवांस में अगर आपको अपीयर होना है तो फर्स्ट वन इज जेईई मेंस में 2.5 लाख से ऊपर आपकी जो है कैंडिडेचर में होना चाहिए। यू शुड बी विद इन द इनिशियल 2.5 लाख स्टूडेंट्स। वो ऑब्वियसली अलग अलग क्राइटेरिया है जैसा मैंने आपको डिटेल में समझाया। उसके बाद दूसरा है एज लिमिट, भी आपको बताई, आपकी एज लिमिट भी इसके हिसाब से होनी चाहिए। 2000 अक्टूबर 1 से बाद आपका जन्म होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ उसके बाद होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। फिर जो है आपकी 12th क्लास में आप अपीयर हुए 2024 या 2025 में ही आप अपीयर होने चाहिए, तभी आप 2025 का जेईई एडवांस दे सकते हो। एंड फाइनली यू शुड नॉट बी एडमिटेड बाय एनी आईआईटी इन द प्रीवियस ईयर, तभी जाके आप इस साल का जेईई एडवांस फॉर द एडमिशंस इन आईआईटी दे सकते हो। आई होप दोस्तों सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर है, और सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर है तो मस्त अब आराम से एग्जाम दो। एग्जाम, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन द एग्जाम, आपको अच्छी से अच्छी सीट मिले। उसके बाद आपको पता चलेगा कि और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है लाइफ में, बिकॉज लाइफ इज एन एवरीडे बैटल। बट एनीवेज all the success matters and I wish you all the very best for each and every success in your life। और दोस्तों अब आप जो है जेईई मेंस 2025 के बारे में जानना चाहते हो कि उसकी डेट्स क्या है, कितने सेशन में वो होने जा रहा है, क्योंकि 2 सेशन में वो होगा, ठीक है, 1 जनवरी में होगा, 1 अप्रैल में होगा, क्या उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब उसका रिजल्ट आएगा, इन सभी चीज़ों को लेके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसको अगर आप देखना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।